जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, जो हमारे स्टूडेंट बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट आपने देखा होगा जैसे जैसे आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में प्रश्न आए हुए हैं और जो सिलेबस में है वही चीजें आपकी चल रही है। इसके साथ साथ बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहीं पहले प्रैक्टिस की मांग करते हैं। प्रैक्टिस भी हम कराएंगे स्टूडेंट, लेकिन जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं कंप्लीट होगी ना, मेरी ये गारंटी है दोस्तों, आप कहीं भी पढ़ लो गलत जरूर करोगे, गलत जरूर करोगे। इसीलिए कहते हैं कुछ नहीं, 20-25 दिन में पूरी हिंदी कंप्लीट कर दो, है ना, पढ़ के फिर इसके बाद आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो दोस्तों आइए, आज हम 13 नंबर की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु और कैसे एग्जाम में आते हैं, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम याद रखिएगा हार्ड लेवल तक सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में आते हैं। आइए स्टूडेंट, समास क्या कहता है और सबसे पहले हम समास के बारे में समझेंगे। समास होता क्या है, ध्यान से समझना स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करें समास, समास क्या होता है, समास किसे कहा जाता है। दोस्तों, समास का मतलब जो होता है संक्षिप्त होता है, संक्षेप होता है, संक्षेपीकरण होता है, या किसी भी चीज को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना ही समास कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा कहने का मतलब यह हुआ, समास का जो मतलब होता है वो क्या होता है, संक्षेप होता है, या क्या होता है, संक्षिप्त होता है, या किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना। स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने घर परिवार का। आपने देखा होगा घर परिवार में कोई वस्तु दूर दूर तक बिखरी हुई होती है। माँ बोलती है बेटा जरा इसको समेट दे। जब समेट देते हो तो वो जो दूर दूर फैली होती है, अधिक जगह कवर किए रहती है, तो वो कम जगह में क्या होती है दोस्तों, इकट्ठा हो जाती है। वही चीज है। अब इसको किताबी भाषा में कैसे इसकी डिफिनेशन को हम फाइंड करेंगे, कैसे इसकी डिफिनेशन बताएंगे दोस्तों। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक दोस्तों, दो हो या दो से अधिक, जैसे तन मन धन से मैं देश की सेवा करूंगा, कंद मूल और फल। तो दोस्तों ऐसे आएंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। दोस्तों अब आपकी बारी आती है, समास को दो भागों में जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका संधिविच्छेद होता है सम प्लस आस होता है। समास का संधिविच्छेद क्या होता है, सम प्लस आस होता है। मजा आ जाएगा दोस्तों। सम उपसर्ग है, यहाँ सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, निकट या पास, निकट या पास दोनों एक ही चीज है। आस का मतलब होता है दोस्तों बैठाना, शब्दों को पास पास लाकर बैठाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है दोस्तों। और समास जो होता है ये संयोग करता है, समास संयोग करता है स्टूडेंट। क्या करता है, समास क्या करता है, संयोग करता है। जी हाँ, अब जरा देखिएगा ध्यान से, समास का विलोम क्या होता है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। और व्यास का मतलब होता है विस्तार रूप। क्या होता है, विस्तार रूप होता है। समास का विलोम अगर व्यास नहीं आपके एग्जाम में आया तो याद रखना, आप समास का विलोम विग्रह भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, विग्रह भी कर सकते हो। लेकिन गलती से स्टूडेंट समास का विलोम विच्छेद कर देते हैं, जबकि विच्छेद जो है समास का विलोम नहीं होता है, ये संधि का विलोम होता है स्टूडेंट। बात समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे समास में कितने पद होते हैं, बेसिक चीजों को पहले सीख लेते हैं स्टूडेंट। तो समास में हमेशा दो पद होते हैं, दो पद होते हैं स्टूडेंट। समास में कितने पद होते हैं स्टूडेंट, दो पद होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दो पद होते हैं। एक को कहा जाता है दोस्तों
उत्तर पद, उत्तर पद का ही दूसरा नाम होता है अंतिम पद। अंतिम पद को ही क्या कहा जाता है? दूसरा पद। क्या कहा जाता है? दूसरा पद। ये एक पद हुआ, है ना दोस्तों, याद रखना। और एक जो पद होता है उसको क्या कहा जाता है? पूर्व पद, या क्या कहा जाता है? प्रथम पद, या उसी को क्या कहा जाता है? पहला पद। यानी समास में दो पद होते हैं स्टूडेंट, एक होता है पूर्व पद या पहला पद। पूर्व या पहला या प्रथम का मतलब एक ही होता है। फिर मैंने कहा जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद, अंतिम पद या दूसरा पद कहा जाता है। इन सबका मतलब क्या है? एक ही है। देखो स्टूडेंट, नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। हालांकि दिख रहा है बहुत अच्छे से, है ना। प्रिय स्टूडेंट, हम चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, एकदम अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। देखिए जरा स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जहां आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु पर, और वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, समास बिंदु के अंतर्गत। यहां तक आप समझ लीजिए स्टूडेंट। अब एक चीज और समझो, जब तक दोनों पद एक में रहते हैं, समास के दोनों पद एक में रहते हैं, तब तक उन्हें समस्त या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे हम हमारे घर परिवार में हम दो भाई एक में हो तो, या समस्त भाई एक में हो तो उसको क्या कहा जाता है? समस्त परिवार। जैसे हम हमारे घर परिवार में कई भाई हों, जब तक सब एक में रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तब तक उसको क्या कहा जाता है? समस्त परिवार, है ना। तो दोस्तों, समास में कितने पद होते हैं? आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2। याद रखना, जब तक दोनों पद एक में रहेगा उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट हम यहां लिखे, जैसे यहां लिखे दोस्तों, रसोई घर। ध्यान से सुना, रसोई घर। जैसे मैंने लिखा हवन सामग्री, जैसे मैंने लिखा कन्यादान, ऐसे मैंने बहुत लिख दिया स्टूडेंट। तो अब जरा आप देखेंगे, जब तक ये दोनों पद, दो पद हैं, एक रसोई एक घर, एक हवन एक सामग्री, एक कन्या एक दान, इन सभी में कितने पद आपको मिल रहे हैं? 2 पद मिल रहे हैं। एक रसोई एक घर, एक हवन एक सामग्री, एक कन्या एक दान, यानी रसोई घर हवन सामग्री कन्यादान। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जब तक एक में रहते हैं, समस्त या सामासिक पद। इन्हें क्या कहा जाता है? समस्त या सामासिक पद। समस्त या सामासिक पद कहा जाता है किन्हें? जब तक एक में रहेंगे। लेकिन समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? समास विग्रह कहलाएगी। समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, अब समास विग्रह की डिफिनेशन यही हो गई कि समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास विग्रह। जैसे हम इसको ऐसे लिख दें, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री को लिख दें, हवन के लिए सामग्री, सामग्री। ऐसे हम कन्यादान लिख दें, कन्या का दान। एक पिता अपनी बेटी का दान करता है तो कन्या का दान होता है, ना कि कन्या के लिए दान। कन्या का दान दोस्तों, है ना। अब जरा देखो जो मैं बता रहा हूं, देखो रसोई अब यहाँ आया, घर यहाँ आया, दूर दूर हो गए। ये हवन यहाँ आया, सामग्री यहाँ आया, दूर दूर हो गए। कन्या यहाँ आया, दान यहाँ आया, दूर दूर हो गए। और बीच में क्या आया दोस्तों? यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ क्या आया? का आया। बीच में के लिए क्या आया? का आया। और आपको रियल बता दूं, ये हाई कोर्ट में प्रश्न आया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था। इसको मैं आपको भी बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए समस्त या सामासिक पदों के मध्य में, समस्त या सामासिक पदों के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समास विग्रह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा? समास विग्रह कहा जाएगा स्टूडेंट। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? समास विग्रह। जरा देखो, इन्हीं को क्या कहा जाएगा? समास विग्रह कहा जाता है। यानी समस्त या सामासिक पदों के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। या आपकी किताबी भाषा में क्या कहा जाता है? समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। तो दोस्तों याद रखना,
ये समस्त या समासिक पद है, ये क्या है, समास विग्रह है। तो स्टूडेंट अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, आइए फटाफट हम चलते हैं स्टूडेंट, अब आगे कैसे आपके एग्जाम में आएंगे। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी स्टूडेंट, शेयर जरूर करिएगा, है ना। क्लास को कहीं भी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, दूर दराज एरिया से। एक क्लास आपकी तब तक चलेगी जब तक बिहार पीसीएस का एग्जाम हो नहीं जाएगा। और परेशान मत होना दोस्तों, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, है ना। पहले आप पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ डालिए, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब आइए दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार पूछे। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, समास के प्रकार कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए समास के प्रकार या समास के भेद स्टूडेंट, तो गलती मत करिएगा, ध्यान से सुनो। समास के प्रकार पूछे या समास के कुल भेद पूछे, तो याद रखना क्या लगाना है, 6। क्या लगाना है, 6। अगर समास के उपभेद पूछे स्टूडेंट, समास के उपभेद पूछे, समास के कुल उपभेद पूछे, तो आपको क्या लगाना है, 14। बात समझ गए, दिख रहा होगा ना दोस्तों। चलो हाथ दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा। चलो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि ये पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार हैं कौन 4। पदों की प्रधानता के आधार पर वो है 4, कौन कौन। तो पहला होता है दोस्तों हमारा, ध्यान से सुनिएगा, पहला हमारा होता है अव्ययीभाव समास। क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। और दूसरा जो हमारा होता है स्टूडेंट, वो तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है स्टूडेंट, तत्पुरुष समास होता है। और जो तीसरा होता है स्टूडेंट, वो होता है द्वंद्व समास होता है। और जो चौथा होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ये जरा देखिए, ये पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। पर अब हम वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। पूछेगा किस समास का कौन सा प्रधान होता है, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है स्टूडेंट। मैं रियल बताऊं, आज तक आप कहीं भी पढ़े होंगे, ईमानदारी से एक बार लाइक वाला बटन प्रेस कीजिएगा, वो भी पढ़ने के बाद। कहीं पढ़े होंगे, आपको रटाया जाता है, आपको ऐसा बताया जाता है कि आपको याद नहीं होता। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको तुरंत याद होगा किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। स्टूडेंट अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो अव्ययीभाव समास है ये पहले नंबर पर है। तो याद रखना, हम इसका पहला पद प्रधान बता रहे हैं। पहला पद, पहले पद को और क्या कहा जाता है, पूर्व पद। यानी जो अव्ययीभाव समास होता है, इसका कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद। पहले पद को ही क्या कहा जाता है, पूर्व पद। आपसे कोई पूछे अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, बताओगे पहला यानी पूर्व। तो मैंने ये सीरियल से लिखा है, सीरियल से इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। पहले नंबर पर है तो पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास देखो मैंने दूसरे नंबर पर सीरियल से लिखा है, तो इसका कौन सा पद प्रधान होता है स्टूडेंट, दूसरा पद। दूसरे पद को और क्या कहा जाता है, अंतिम पद। क्या कहा जाता है, अंतिम पद। अंतिम पद को और क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तर पद। यानी इसको इतने नाम से पुकारा जाता है। यानी तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको बताना है दूसरा पद या अंतिम पद या उत्तर पद। इन सबका मतलब एक होता है। द्वंद्व समास देखो कैसे याद होगा, द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व, द्वय, दोनों पद प्रधान। याद रखो ट्रिक, द्वंद्व, द्वय दोनों पद प्रधान। तो क्या होता है इसका, दोनों
पद क्या होता है, प्रधान होता है। किस समास का दोनों पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास का। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं आया तो याद रखना, आपसे ये पूछेगा किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो उभय पद प्रधान किस समास का होता है, द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का उभय पद प्रधान होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। स्टूडेंट, बात आती है बहुव्रीहि समास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुव्रीहि समास के याद रखना दोनों पद गौण होते हैं। क्या होंगे, दोनों पद गौण होगा। गौण का मतलब जिसका महत्व कम हो। दोनों पद क्या होता है स्टूडेंट, गौण होता है। गौण का मतलब क्या होता है, जिसका महत्व कम हो। दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात दोनों पदों का महत्व नहीं होता है, अर्थात इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है स्टूडेंट, प्रधान होता है। और तीसरा ना कहकर दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद स्टूडेंट क्या होता है, प्रधान होता है। जो अन्य पद प्रधान होता है स्टूडेंट, याद रखना, वो अपने आप में रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है स्टूडेंट, रूढ़ हो जाता है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आइए हम बता रहे हैं आगे क्या, मतलब पहले नंबर पर है तो पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास में इसका दूसरा यानी अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है या उभय पद प्रधान। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, इसका तीसरा पद अन्य पद या कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा पद या अन्य पद। और तीसरा पद अपने आप में क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार बता दिए। अब इसी में समास के प्रकार या भेद भी हम 6 बता दे रहे हैं, और उनका भी कौन सा पद प्रधान होता है। जैसे अभी द्विगु बचा है और क्या बचा है, कर्मधारय। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट, हमारे जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, यहां से 2 समास की उत्पत्ति होती है। एक क्या स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा, एक क्या होता है द्विगु समास, और एक क्या होता है स्टूडेंट कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास। ध्यान से सुनो दोस्तों, 4 ये हैं और 2 ये इसमें मिला दोगे तो समास टोटल कुल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समास के भेद कहे, समास के प्रकार कहे तो कितने, 6 हो जाएंगे। इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो। अब जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट, यानी हम यहाँ 5वां नंबर डाल दे रहे हैं, यहाँ 6ठा नंबर डाल दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों, तत्पुरुष समास से जब 2 समास की उत्पत्ति हुई है तो तत्पुरुष समास का जो पद प्रधान होगा वही इनका होगा। रटंत के पुजारी नहीं बनना है। इस बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, रटना नहीं समझना है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, खूनी रिश्ता वाला एक चैप्टर होता है जिसे ब्लड रिलेशन कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं एक पिता है, उसके जो बच्चे होंगे, एक पिता है उसके जो 2 बच्चे होंगे, जो पिता का ब्लड ग्रुप है वही बच्चों का होगा। तो स्टूडेंट, तत्पुरुष समास का जो पद प्रधान होगा, जब इससे 2 समास की उत्पत्ति हुई है, निकले हुए हैं, तो जो इसका पद प्रधान होगा वही इन दोनों का पद प्रधान होगा। तो स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं इन दोनों का भी, द्विगु समास का भी कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा कह सकते हैं, दूसरा, या क्या कह सकते हैं, अंतिम पद। क्या कह सकते हैं, अंतिम, या इसी को क्या कह सकते हैं, उत्तर पद कह सकते हैं। यानी जो इसका होगा वही इनका भी होगा, वही इनका भी होगा। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो कह सकते हो भैया दूसरा पद, या उसी को क्या कहा जाता है, अंतिम पद, या उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उत्तर पद कहा जाता है। बात समझ गए, दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? चलो फटाफट दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट। तो फटाफट आप लोग एक बार ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, है ना। लंबी वीडियो होगी लेकिन मजा आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो स्टूडेंट लगे हैं लगातार। अब ये तत्पुरुष समास जो होता है ना, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। हम यहां लिख दे रहे हैं, ये यूपीएसआई में बहुत आया था क्वेश्चन, आपके जेईई के एग्जाम में आया था बहुत बार। तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तत्पुरुष जो समास है, ये तत्पुरुष समास
के 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं। आपने देखा होगा कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण ऐसे होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसमें कर्ता और संबोधन इंक्लूड नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। तो स्टूडेंट तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद होते हैं ना, चाहे कर्म तत्पुरुष, चाहे करण तत्पुरुष, चाहे संप्रदान, चाहे अपादान, इन 6 के सभी के उत्तर पद यानी अंतिम पद यानी क्या दोस्तों? अंतिम पद यानी क्या? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि तत्पुरुष समास से संबंधित जितने भी समास हैं, ये देखो एक तरीका बता रहे हैं। तत्पुरुष समास से संबंधित जितने भी समास हैं, इनका सबका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा ही होता है, अंतिम ही होता है, अर्थात उत्तर पद ही होता है। क्योंकि यूपीएसआई में भी आया है, बिहार जेईई के एग्जाम में आया था, हाई कोर्ट में ये प्रश्न आया था, बहुत बार आया। लोग गलत करते हैं। आपसे पूछे तत्पुरुष समास का कोई भी उपभेद पूछे, कर्म तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष का या किसी भी तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, तो बताओगे दूसरा ही पद प्रधान होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट को दोस्तों। चलिए प्रिय साथियों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। आज की समाज की क्लास इतना ही होगी, बहुत ज्यादा लंबी क्लास होगी दोस्तों, तो आप परेशान होने लगेंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और जल्द ही एक वीडियो आप तक पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे एक एक के ऊपर कि कैसे अव्ययीभाव समास आप पहचानोगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।